नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री गौतम टेडवाल जी, कौशल विकास मंत्री का स्वतंत्र प्रभार उनके पास है। उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण शहर के प्रभारी मंत्री हैं और किसानों की समस्याओं को भी समझते हैं। उज्जैन और पूरे अगर मैं बात करूं तो आसपास के क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाई है। राजगढ़ जैसी जगह को जिन्होंने दिग्विजय सिंह जो थे एक समय में उनका वर्चस्व होता था, उस जगह से बीजेपी का कमल खिलाया है। ऐसे मंत्री जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत करूंगा गौतम टेडवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम जी। टेडवाल जी, आपसे चूंकि आपके हाथ में मध्य प्रदेश के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी है, कौशल विकास जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान इस वक्त पीएम मोदी जी का है, केंद्र सरकार का है, मोहन यादव जी का है, सीएम का है, तमाम लोगों का है, तो सबसे पहले उसी विभाग से जुड़े सवाल मैं करूंगा आपसे। मुझे सर ये बताइए कि मध्य प्रदेश के युवाओं को बेहतर रोजगार के लिए कौन कौन सी नई स्कीम आप लेकर आए हैं और जिनके रिजल्ट्स आपने देखे हों 1-1.5 साल में। अभी बहुत वक्त नहीं बीता है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जिनको लेकर उत्साहित है सरकार। रोजगार मेलों के माध्यम से जिले में प्रतिमाह मेले का आयोजन हो रहा है जी, जिससे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। लगभग 23,925 युवा प्रशिक्षण अभी तक ले चुके सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत 16,396 का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। हमारे इसमें 24,412 इंडस्ट्री पंजीकृत है और ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से भी प्रतिवर्ष 6,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अहिल्याबाई कौशल प्रशिक्षण योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है और युवा जो अपनी रुचि अनुसार हुनर सीखना चाहता है उसके कौशल का विकास के लिए उसको उसकी रुचि अनुसार हुनर सिखाने का काम किया जा रहा है जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके। जी गौतम जी, एक और चीज है, मैं देख रहा हूं कि कौशल को लेकर के बहुत सारी आप लोग योजनाएं ला रहे हैं और अच्छी बात यह है कि जो निवेश लाने के लिए मोहन सरकार, बीजेपी की सरकार कोशिश कर रही है उससे आपने क्लब कर दिया है। नई नई इंडस्ट्रीज जो आ रही हैं उन्हें आप पैसा भी दे रहे हैं ताकि वो हमारे युवाओं को स्किल कर सकें, उनका स्किल डेवलपमेंट कर सकें। तो ये जो एक चीज से दो फायदे लेने की सोच है, ये कितना फायदा पहुंचा रही है युवाओं को? क्योंकि हमने देखा अलग अलग क्लस्टर आप लोगों ने बांट दिए हैं, रीजनल से लेकर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक सब चीजें यहां हो रही हैं और उस विकास की धारा में युवाओं को जोड़ने की जो कोशिश है सरकार की वो कितनी कामयाब दिख रही है? पहले हमारे बारे में से कहा जाता था कि ITI में उस बच्चे को प्रशिक्षण दिया जाए जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में जिसका एडमिशन नहीं हो उसको हुनर सिखा दिया जाए। आज युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक, डीजल इंजन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सोलर टेक्निकल, ऐसे कई इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण, ड्रोन प्रशिक्षण हम दे रहे हैं जिसके माध्यम से ITI के माध्यम से पहले डीजल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की ट्रेड हुआ करती थी। युवाओं को उसकी रुचि अनुसार नया प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प ले रहे हैं। ग्लोबल स्किल पार्क के माध्यम से 100% युवाओं को रोजगार मिल रहा है और युवा जो सीखना चाहता है वो सीख रहा है। उसको आत्मनिर्भर बनाने में मध्य प्रदेश की सरकार और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने का काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल गौतम जी, इसके अलावा मैं जानता हूं कि कृषि से आप जुड़े रहे हैं, आपने अपनी डिग्री जो है पीजी की वो भी कृषि में ही ली है। किसानों के लिए या खेती किसानी में रोजगार के बहुत ज्यादा अभी अवसर हैं। हम लोग परंपरागत खेती पर निर्भर हैं जबकि मध्य प्रदेश की धारा जो है बहुत ही उर्वरक है और हम लगातार रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इजरायली तकनीक हो या दूसरी जर्मन तकनीक है या विदेशों की तकनीक से खेती में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस दिशा में कितना काम हो रहा है और युवाओं की कैसे भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है? आपने अभी ड्रोन प्रशिक्षण की बात कही, अब तो खेतों के सर्वेज वगैरह भी ड्रोन से हो रहे हैं।
हम बहनों को भी ड्रोन का प्रशिक्षण दे रहे हैं जी। और जिनका बड़ा कृषि क्षेत्र है या छोटा कृषि क्षेत्र है जिसमें बीमारियां लगी है, ड्रोन के माध्यम से ये पता करते हैं कि उस फसल में कौन सी बीमारी है। वो फलोद्यान का क्षेत्र हो या शस्य विज्ञान का क्षेत्र हो, उस उत्ते पर्टिकुलर क्षेत्र में हम ड्रोन के माध्यम से पेस्टिसाइड छिटक करके, पेस्टिसाइड दवाई दे करके और किसान को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साथ ही हम युवा किसानों को टपक सिंचाई योजना के माध्यम से, जिससे पानी का अपव्यय कम हो और सीधा पौधे की जड़ों तक पानी पहुंचे, फलोद्यान के क्षेत्र में ऐसे नवाचार हम कर रहे हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में संतरा, नींबू, सीताफल की और जामफल की बहुत संख्या में खेती होती है। साथ ही लहसुन, प्याज और आलू का बड़ा क्षेत्र है और मेरा किसान आत्मनिर्भर बने, मंडी में उसको उचित दाम मिले, उसके लिए भी युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। ठीक है। और ऐसे नवाचार भी हम करने जा रहे हैं। जी। अब जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है, महत्वपूर्ण चीज आपके हाथ में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये ना सिर्फ अभी का बल्कि आने वाले मध्य प्रदेश का भविष्य भी रच रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर आप कितने आशान्वित हैं, कितना, क्योंकि हम देखते हैं एक समय था जब बीमारू राज्य कहा जाता था और हम अब कई इंडेक्स हमारे ऐसे हैं जो बहुत बेहतर हो गए हैं, राष्ट्रीय औसत से ऊपर हम दिख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी की सरकार, मोहन यादव जी की सरकार, आपका मंत्रिमंडल कितना आशान्वित है? मध्य प्रदेश की सरकार स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है जी। उज्जैन हो या इंदौर हो, हमने आईटी पार्क के माध्यम से उज्जैन शहर में जो युवा सीखना चाहता है उसको सिखाने का काम कर रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जिस विधा में जो हुनर मध्य प्रदेश का युवा सीखना चाहता है उसको सिखाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से भी हम नीचे तक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को और युवतियों को उसकी रुचि अनुसार प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। बहनों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के अतिरिक्त ब्यूटी पार्लर का ऐसा कोर्स, साथ में मोबाइल रिपेयरिंग का काम, साथ में बढ़ाई का काम, सुतारी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। पहले लोग ऐसा कहते थे कि भारत गांव में बसता है, भारत कृषि प्रधान देश है। मैं ऐसा मानता हूं, भारत उद्योग प्रधान देश था, उद्योग प्रधान देश बनाने का काम कर रहे हैं। और हम 4000 से 5000 की पॉपुलेशन के नीचे के स्तर पर युवाओं को जो सीखना चाहते हैं, वो भले ही वो मोटर मैकेनिक का काम हो, ट्रैक्टर सुधारने का काम हो, ऑटो पार्ट्स का काम हो, और अधिकतर अगर हम देखने को चाहते हैं तो मोबाइल की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लैपटॉप की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लैपटॉप रिपेयरिंग का काम, लैपटॉप सुधारने का काम, जैसा मैंने बताया ड्रोन दीदी को ड्रोन का प्रशिक्षण देने का काम, जिससे हमारी बहनें भी आत्मनिर्भर बने, वो प्रशिक्षण देने का काम हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से 18 प्रकार के हमारे ऐसे कार्य हैं जो उन योजनाओं का काम हम सिखा रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी जो आवश्यकता उस जिले में है वो प्रशिक्षण देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रही है। गौतम जी, एक बड़ा आरोप कांग्रेस ये लगाती है कि आप लोग रोजगार, जो बेरोजगारी है उसका डेटा जो है उसको अब सार्वजनिक नहीं करते हैं कि कितने बेरोजगार हैं। बहुत गंभीर आरोप विपक्ष लगाता रहा है। उसको लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं है कि बेरोजगार मध्य प्रदेश में कितने, रोजगार की क्या स्थिति है सर? मिश्रा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, ये रोजगारों या बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन होता है। हमने उसका नाम दिया है आकांक्षी युवा जी। एक युवा रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, उसके बाद में उसका रोजगार अगर मिल जाता है तो वो आगे की ओर दूसरा रोजगार चाहता है, तो हमने उसका नाम आकांक्षी युवा दिया है। और उसकी गिनती हो सकती है, किंतु वो रोजगार अगर कहीं काम कर रहा है या उसको रोजगार मिल रहा है और ऊपर जाना चाहता है, अगर शिक्षक बन गया
और शिक्षक से वो पीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो हमारा आकांक्षी युवा हो या किसी आईटीआई का प्रशिक्षण करके और या इंजीनियर का प्रशिक्षण करके और पीएससी की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है और किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उस युवा को बेरोजगार नहीं कहेंगे, वो आकांक्षी युवा हुआ। और ऐसे आकांक्षी युवाओं की गिनती कम ज्यादा होती रहती है। जी, अब मैं आता हूं उज्जैन से, चूंकि आप उज्जैन जैसे महत्वपूर्ण शहर के महाकाल की नगरी के प्रभारी मंत्री हैं, सौभाग्य है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कि उज्जैन के विकास को लेकर हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं अभी 10-15 दिन पहले उज्जैन में था, जहां देख रहा हूं वहां चारों तरफ सड़कें बनाई जा रही हैं, निर्माण कार्य बहुत तेजी से प्रगति पर है, महाकुंभ की हमारी तैयारी भी चल रही है। उज्जैन के पूरे क्षेत्र के आपके नेतृत्व में विकास की क्या स्थिति है सर? उज्जैन सिंहस्थ में आने वाले भक्तजनों की चिंता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो उज्जैन के ही निवासी हैं जी, और वो उसको मन से कर रहे हैं। और हमने तय किया है जो भी यात्री आएगा हम उस यात्री को शुद्ध शिप्रा जी के जल से स्नान कराएंगे और संपूर्ण शिप्रा जी को हमने शनि मंदिर से लेकर के तो मंगलनाथ तक पूरी शिप्रा जी में दोनों ओर 35 किलोमीटर अलग अलग घाट बनाए और प्रत्येक घाट राम घाट होगा और कोई भी वीआईपी वहाँ स्नान कर सकता है। और साथ ही लैंड पूलिंग योजना के माध्यम से हम किसानों से आग्रह कर रहे हैं कि वो अपनी जो जमीन है उसका 50% हिस्सा सरकार के साथ लैंड पूलिंग योजना में दे सकते हैं। जो 25% उसकी जमीन के हिस्से को हम निर्माण करेंगे, साथ में 5% हिस्से पर सड़क नाली का निर्माण करके बिजली के पोल का निर्माण करके सुंदर बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। और साथ ही जो हमारे अखाड़े हैं उन अखाड़े की सुविधा के लिए हमारे जो संत जन हैं उन संत जन की सुविधा के लिए यह कार्य हम तेजी से कर रहे हैं। साथ ही एक बहुत बड़ा काम, खान नदी जो शिप्रा जी में मिलती थी उसको डाइवर्ट करके 100 फीट गहरा उसको जमीन में उतारकर सिलारखेड़ी तालाब में मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसका जो वर्षा का जल होगा उस जल को सिंचाई के लिए हम किसानों को देंगे और शिप्रा जी का जल इकट्ठा करके शुद्ध शिप्रा जी के जल से हम भक्तों को स्नान कराएंगे। और सर्व सुविधा युक्त हम सिंहस्थ में हम हर भक्त को सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था देने का कार्य डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करने जा रही है। आपने लैंड पूलिंग योजना की बात की, इसको लेकर बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार पहले किसानों से जमीन लेती थी, कुंभ में उसका इस्तेमाल करती थी और बाद में उसको वापस कर देती थी। पर कहा जा रहा है कि अब सरकार किसानों की जमीन पर बेवजह कब्जा करना चाहती है और इसीलिए जमीन लेकर के उसमें निर्माण कार्य करके आधी जमीन किसानों को देंगे और आधी खुद ले लेंगे। इस भ्रम को कैसे क्लियर करेंगे सर आप? नहीं, ये कुछ भ्रामक प्रचार कुछ लोग कर रहे हैं। हमने 25% भूमि का उपयोग रोड और अन्य नेटवर्क के लिए हम करने वाले हैं। उसमें सीवर प्लांट, वाटर लाइट आदि का करके और 5% भूमि खुली रहेगी। शेष 5% भूमि का आम जन की सुविधा के लिए पार्किंग, जन सुविधा आदि, उसमें हॉस्पिटल, स्कूल और विद्युत स्टेशन आदि का निर्माण किसान कर सकता है। और बदले में किसान को अपनी लैंड का कलेक्टर रेट से उसको पैसा दिया जाएगा, कलेक्टर रेट से उसको। और किसान की भूमि का कोई अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। उसको कलेक्टर रेट से किसान चाहता है तो 50% जमीन उसकी और उज्जैन के विकास के लिए की जाएगी। एक और इसमें एक आरोप लग रहा है कि किसान की मर्जी के बिना भी जमीन अधिग्रहण हो रहा है। जो नई भू अर्जन नीति आई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या ऐसा प्रावधान है कि किसान चाहे या ना चाहे, अगर सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है कि जनहित में इस जमीन को हमें लेना है तो सरकार ले लेगी? किसान की सहमति से हो रहा है, किसान की मर्जी से हो रहा है। जब ये भूमि का आवंटन होगा और जब वहाँ निर्माण हो जाएगा तो किसान की जमीन का तो वैसे ही रेट दुगना हो जाएगा और फिर उसको सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था रहेगी। 50% हिस्से में किसान अपना कृषि में उपयोग कर सकता है, या वो चाहे तो स्कूल, अस्पताल या और किसी कार्य में उपयोग कर सकता है। उसको पूरा तैयार करके हम देंगे।
जी। एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है इस वक्त देश में। जो सबसे बड़ा मसला है वो है जातिगत जनगणना, और चूंकि आप उस जाति को बिलोंग करते हैं, उस जाति का नेतृत्व करते हैं जिसको लेकर के बहुत अभी भी वंचित हैं वहां पर लोग, और बहुत उनको जरूरत है ऊपर लाने की। कैसे देखते हैं जातिगत जनगणना के केंद्र सरकार के फैसले को, गौतम जी आप? आदरणीय अभिलाष जी 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भी गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातिगत गणना की बात की थी, पर नेहरू जी ने उसको अस्वीकार कर दिया। इंदिरा जी के काल में भी यह विषय आया था, पर उसको अस्वीकार कर दिया। जातिगत जनगणना की जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बात अपनी ओर से कह रहा हूँ, अल्पसंख्यक भाइयों की भी जातिगत जनगणना होना चाहिए और उनकी जाति के हिसाब से होना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं कि उनकी भी जाति की गणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना केवल हिंदू समाज की नहीं होना चाहिए, बाकी सबकी होना चाहिए। उसके बहुत सकारात्मक परिणाम देश में आने वाले हैं। गौतम जी थोड़ा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। एक थोड़ा सा कठिन सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि ज्यादातर नेता इस पर सीधे बोलने से बचते हैं, पर मुझे पता है कि आप जिस वर्ग को ताल्लुक रखते हैं उसका दर्द भी समझते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि ओबीसी में जैसे क्रीमी लेयर का प्रावधान है, एक प्रस्ताव ये बार बार देश में लाया जा रहा है कि ऐसे ही एससी एसटी में भी सब कैटेगरी बना दी जाए और वहां पर भी जो सबसे ज्यादा वंचित है उन पर सबसे ज्यादा फोकस हो, और जो अंत्योदय की बात बीजेपी सरकार करती कि जो सबसे ज्यादा पिछड़ा है, सबसे ज्यादा उसका उदय हमें करना है। तो ये इस परिकल्पना को लेकर आपका व्यक्तिगत राय क्या है? क्या ऐसा होना चाहिए, या आपको लगता है नहीं अभी पूरे समाज को एक साथ उठाने की जरूरत है, बाद में इस पर फोकस करेंगे? ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर एससी एसटी वर्ग में होनी चाहिए या नहीं? मैं ऐसा मानता हूं कि अभी अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग बहुत पीछे है और उसको बराबरी से अधिकार मिले, उसमें क्रीमी लेयर तो होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक आईएएस का बेटा अगर उसका लाभ मिल जाता है तो उस योग्य हो जाता है और उसको उसकी योग्यता के अनुसार वो अपने बेटे को किसी भी बड़े कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकता है। पर एक गरीब मजदूर किसान का बेटा अगर अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना चाहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा? इसलिए उसके लिए क्रीमी लेयर लागू नहीं हो सकती और उसको बराबरी के अधिकार के लिए उस बेटे को भी मैं बचपन से ऐसा कहता रहा कि हमारा गरीब का बेटा, वो किसी भी वर्ग का हो, वो उच्च वर्ग का भी हो, और अगर एक गरीब का बेटा रिक्शे से नहीं जा सकता, प्लास्टिक के जूते पहन करके, और उसके पिताजी साइकिल से उसको स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाएंगे और उसके लंच बॉक्स में बासी पराठा होगा और एक उच्च वर्ग के बेटे के लंच बॉक्स में बड़ा घी वाला पराठा होगा, तो ये तो बहुत बड़ा अंतर है और उसको बराबरी के अधिकार मिलना चाहिए। इसकी मैं अनुशंसा भी करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि क्रीमी लेयर का अर्थ क्या होना चाहिए आप लोग को तय करना चाहिए। ठीक है, अंत में मैं बस यही जानना चाहूंगा गौतम जी कि युवा जो हैं वो अगले 5 साल में कितने ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और मध्य प्रदेश के युवा जो धीरे धीरे अब देश की रफ्तार के साथ गति भर रहे हैं, विकास के आयाम छू रहे हैं, उसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश का युवा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय मोदी जी का जो सपना है, हुनर सिखा करके, उसके कौशल का विकास करके जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल्स हो या इंटेलिजेंस हो या मैकेनिकल हो या सोलर टेक्नोलॉजी हो, जिस क्षेत्र में, या कृषि का क्षेत्र हो, फलोद्यान का क्षेत्र हो, युवा जिस और प्रशिक्षण लेकर के नया हुनर सीख कर जाना चाहता है, मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में इस देश का युवा नेतृत्व करेगा, और चूंकि यह युवाओं का देश है इसलिए देश का युवा तेजी से बदलाव आने वाला है और मैं इस बदलाव का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, परिवर्तन का अभिनंदन करता हूं। साथ में आपकी चैनल न्यूज़ 24 का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
बहुत शुक्रिया गौतम टिटवाल जी। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य आपके हाथों में और ज्यादा सुरक्षित हो और बेहतर तरीके से संवरे, और महाकाल की नगरी में आने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के लिए जो जिस तरह से आप लोग जुटे हुए हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत सफल आयोजन हम करें और बहुत ही शानदार आयोजन हो जो पूरी दुनिया देखे कि मध्य प्रदेश में विकास की कैसी गाथा लिखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम टिटवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री गौतम टिटवाल जी, और किसी दिन होगी मुलाकात किसी नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।